हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब भाई सभी लोगों को जो भी इस समय जुड़ चुके हैं। और इस समय हमारे बीच जो है सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे बीच जो है कविता कार्की जी जुड़ गई है, एवरग्रीन भी जुड़ गए हैं, पूरन सिंह जी जुड़ गए हैं, भाई भी जुड़ गए। गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को, नमस्कार। जितने भी जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष सर कहाँ है? सुभाष सर भाई जल्दी आप लोगों के बीच उपस्थित होने वाले हैं, तो आप धैर्य बनाए रखें। जल्द आपके बीच जो है सुभाष सर आने वाले हैं। तो चलिए भाई फटाफट से जरा एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के बीच भाई समय पर रॉय मैक्स रिटर्न बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका भी। राखी चौहान जी जुड़ गए, गुड इवनिंग। मयंक सिंह हमारे बीच इस समय आगे, दिनेश, तो भाई आप बहुत सारे जुड़ गए हैं। इतने नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेल्टा कॉम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, अगर आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। टाइटल सही करो। अच्छा, टाइटल में कुछ गड़बड़ी है? टाइटल में देख लूंगा, अगर कुछ मुझे अभी मालूम नहीं है टाइटल में क्या गड़बड़ी है, तो टाइटल सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़ रिएक्शन जी कह रहे हैं कि टाइटल में कुछ दिक्कत है। चलिए टाइटल को देख लेंगे भाई, नाम में क्या रखा है। बाकी जो अभी काम होना है उस पर आप फोकस रखें, टाइटल तो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका सॉन्ग भी देख लिया, बहुत अच्छा लगा। जया जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सॉन्ग अगर अच्छा लगा तो उसमें भी भाई लाइक ज़रूर करें। अच्छा, पहली क्लास ले रहे विनय जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए भाई पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी लोगों को जो भी इस समय हमारे बीच आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। एक बार जरा वीडियो को भी शेयर जरूर करें। और उसके बाद आप पीछे देख रहे होंगे कि आज हमारी जो चर्चा का विषय है, यानी कि पंवार राजवंश के एक और महान शासक प्रदीप शाह पर हमारी चर्चा होने वाली है। प्रदीप शाह से भाई प्रश्न एग्जाम में तरह तरह से बन चुके हैं। प्रदीप शाह एक ऐसे पंवार शासक जिन पर आज चर्चा होने वाली है। सबसे लंबे समय तक पंवार रियासत की गद्दी पर जो है शासन करने वाले राजा प्रदीप शाह के बारे में आज चर्चा करने वाले। एक लंबा जो है इनका सफर रहा, और इस लंबे सफर में बहुत सारी चीजें इनके जीवन में घटित हुई, या फिर हम ये कहें कि गढ़वाल में या पंवार राजवंश के शासन में इस दौरान बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेगी। सर आप गेम में डांस कर रहे हो ना? सर आप ऐप गेम में, ये कौन सा ऐप गेम में डांस कर रहा हूँ मैं? पता नहीं भाई कौन से गेम में डांस कर रहा हूँ, मुझे भी बता दो कोई। कुसुम जी आपको क्या बताएं? सर मैंने सुभाष सर का पिक अपने भाई के साथ नगर निगम में देखा। अच्छा, आपने नगर निगम में देखा, तो जल्दी सुभाष सर इधर आने वाले। नगर निगम में कहाँ लगाइए भाई? चलिए चलिए भाई शुरू करने वाला हूं मैं सेशन को। थोड़ा सा भाई आप लोगों से वार्ता भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो है ये एक पूरा परिवार है, और इस परिवार में आप लोगों के कमेंट भी देखने पड़ते हैं, आप लोगों की जो बातें होती हैं उसे भी जानना पड़ता है, तभी जो है एक बहुत बेहतर। चलिए तो चलिए फिलहाल आज शुरू कर देते हैं। राजा प्रदीप शाह के बारे में आज हमारी चर्चा होने वाली है। सर आज तो फतेहपति शाह होना था आज फतेहपति शाह होना था, लेकिन फतेहपति शाह को भी आपके बीच लाएंगे। आज हम लोग फिलहाल प्रदीप शाह पर चर्चा करेंगे, और फतेहपति शाह पर भी मैं लेकर आऊंगा। अब मैंने निर्णय लिया है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक यूनिक तरीके से उत्तराखंड के इतिहास को लाया जाएगा। हालांकि मैं फिलहाल अभी भी आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ,
लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि जैसे हम लोग अभी पमार रियासत के शासक पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम पमार राजा अलग पढ़ते हैं, चंद राजवंश के शासक अलग पढ़ते हैं। लेकिन आज से हम लोग जो है एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, और इस नई रणनीति के साथ हम लोग जो है अब पमार और चंद राजवंश दोनों को कॉम्बो बनाकर पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपको प्रदीप शाह पढ़ा रहा हूं। अब हम लोग जब प्रदीप शाह पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो पवार शासक है उनका ज्यादातर जो मेल मिलाप या फिर जो भी रहा वो चंद शासकों के बीच रहा। ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है कि राजा प्रदीप शाह को अलग पढ़ रहे हैं और इन्हीं के समकालीन जो चंद शासक हैं उनको फिर चंद राजवंश में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग एक नए तरीके से कल से ये शुरुआत करेंगे। जैसे आज हम लोग राजा प्रदीप शाह को पढ़ रहे हैं तो प्रदीप शाह के समकालीन में जो चंद शासक था, है ना, तो हम लोग जो है चंद शासक को भी पढ़ के लाएंगे। इसमें क्या होगा कि प्रदीप शाह तो पढ़ लिया, ऐसे में अगर मैं साथ में ही जो है अगली वीडियो में चंद शासक को पढ़ाऊं तो इसमें एक ऐसा कॉम्बो बन जाएगा कि हम लोग दोनों तरह की चीजें समझ रहे होंगे कि अच्छा इस समय प्रदीप शाह ये कर रहा था चंद शासक ये, और दोनों आपस में इस तरह से, तो इससे शायद और बेहतर तरीके से आप उत्तराखंड इतिहास को पढ़ सकते हैं। मतलब आप लोग जो ये सिस्टम बाद में हम भूल जाते हैं कि प्रदीप शाह किसका समय था या ये किसके समय, तो शायद अगर हम इस तरह से इसको शुरू करें तो और भी आसानी इस तरीके से हमारे बीच हो सकती है। सर ऐसे ही पढ़ने से सच नहीं था तो खुद कॉम्बिनेट नोट बनाए मैंने आज, और आप ऐसे आज से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी ठीक है, कंबाइंड नोट बनेंगे आपके जिस तरह से मैं आगे शुरू करूंगा। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी, सो प्लीज आपसे ही बात करनी है। सिद्धार्थ जी मेरा नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर सब जगह लिखा होता है, तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे कॉल कर लीजिएगा, इसके बाद आपसे वार्तालाप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष सर अभी नैनीताल में ट्रेनिंग में है। हाँ जी अभी सुभाष सर नैनीताल में ट्रेनिंग में है और ट्रेनिंग से आने के बाद वो जल्द आप लोगों के बीच आएंगे, तो आप घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू किया जाए। ज्यादा वार्तालाप न करते हुए बीच बीच में अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे और अब हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि राधे राधे नमस्कार भाई। आज यानी कि पवार राजवंश के इतिहास में हमारी जो है ये क्लास सेशन 8 है। जिन लोगों ने इससे पहले की 8 वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पहले 8 वीडियो को जरूर देखें, तभी आप लोग इस क्रम में बधे रहोगे और तभी आपको मजा भी आएगा। आज हमारी चर्चा का विषय है राजा प्रदीप शाह। इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको सारणी में बताऊं तो इसमें हमने राजा कनकपाल, आनंदपाल, सोनपाल, लखनदेव, अनंतपाल, जगतपाल, अजयपाल, ये राजा मैंने सारे के सारे आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन मैं अभी बीच से मैं लेकर चल रहा था ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, आपको एक जो है आदत सी बन जाए कि अच्छा ये राजाओं का क्रम कैसे चलता है, कौन राजा किससे जुड़ा है। उसके बाद हम लोग अजयपाल तक का सेशन भी मैं शुरू से कर दूंगा, तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसके बाद मैं उत्तराखंड की मैं जो पमार राजवंश उसकी नींव से शुरू करूंगा, जब हम लोग आखिरी राजा राजधानी श्रीनगर के जो होंगे यानी कि प्रद्युमन शाह को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रद्युमन शाह को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पवार राजवंश की नींव के साथ अजयपाल तक के इतिहास को भी आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। इसमें हम लोगों ने कल्याणपाल, सुंदरपाल, हंसपाल, विजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह, यहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जिनमें हमने मानशाह, श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह। उम्मीद करता हूं कि अगर आप निरंतर मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से यानी कि बलभद्र शाह, सहजपाल और विजयपाल, इन तीनों राजाओं के बारे में आप आंख बंद करके अब आसानी से एक एक जानकारी इनके बारे में दे सकते हैं। भाई विजयपाल तो आप लोग अगर मुझसे निरंतर पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत विजयपाल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। सहजपाल के बारे में भी आप बिल्कुल विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। बलभद्र शाह मैंने आपको पढ़ाया, बलभद्र के शाह के साथ जो मानशाह है, मानशाह से तो मैंने शुरुआत की थी और मानशाह को तो आप लोग जो है एक एक क्रमगत रूप से इनके बारे में जान गए होंगे। मानशाह के बाद हम लोगों ने श्याम शाह को पढ़ा और श्याम शाह के बाद मैंने महीपति शाह के बीच लाया और महीपति शाह के बाद हम लोगों ने पृथ्वीपति शाह को पढ़ा था। आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने पार्ट 2 में यानी कि जो राजा पृथ्वीपति शाह है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपके बीच आ रखे हैं और पृथ्वीपति शाह सन 1634 से सन 1664 तक हम लोगों ने विस्तार से राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ा था। आज इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे, हालांकि पृथ्वीपति शाह के बाद जो है राजा कौन गद्दी पर बैठते थे, तो इसके बाद राजा हमारे महीपति शाह, यहां पर मामला गड़बड़। इसके बाद हमारे राजा जो है फतेहपति शाह होने थे, लेकिन फतेहपति शाह हम लोगों ने इस बीच नहीं लाया है। हम लोग सीधा आज प्रदीप शाह पर चर्चा करेंगे जो सन 1717 से लेकर सन 1773 तक हमारे बीच रहने वाले। तो राजा प्रदीप शाह एक ऐसे शासक जो सबसे लंबे समय तक
पंवार राजवंश की गद्दी पर बैठने वाले हैं। और इनके समय भी हम लोग अब विस्तार से उसी तरह से देखो, एक आपके पास आइडिया बन चुका है। प्रदीप शाह में भी हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं कि भाई जब प्रदीप शाह गद्दी पर बैठेगा तो भाई चंदों के साथ किस तरह के संबंध बने रहेंगे। प्रदीप शाह के जो है सिरमौर राजा, क्योंकि सिरमौर राजा के साथ भी जो है इतिहास बड़ा गड़बड़ सा चल रहा है, सिरमौर राजा के साथ जो है इतिहास किस तरह का बना रहेगा। प्रदीप शाह के नीचे मुगलों के साथ संबंध देखेंगे, प्रदीप शाह के दापा शासक के साथ संबंध देखेंगे। एक तरह से चारों तरफ का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे और फिर प्रदीप शाह के स्वयं के द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर हम लोग यहां पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर प्रदीप शाह यानी कि सन 1617 से लेकर सन 1700 से होगा, ये गड़बड़ है ना। तो यहां पर हमारी जो डेट होगी ये 1717 से होगा और 1773 जाएगा, है ना। तो यहां पर जो है ये मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 17 होगा, 1717 से 1773 तक इनका शासन पड़ने वाले। सबसे पहले अगर हम लोग इनके जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है इनके एक जीवन परिचय को देखेंगे कि आखिर में राजा प्रदीप शाह किन पर, हाँ 1717 भाई वहां पर गलत लिखा हुआ है, तो 1717 से 1773 तक ये गद्दी पर बैठे। बिल्कुल पूजा जी आपने सही कहा कि वहां पर ये होना चाहिए, तो मिसप्रिंट हो जाता है भाई लिखने में। राजा प्रदीप शाह के आज सबसे पहले जीवन परिचय पर चर्चा होगी। देखेंगे कि आखिर में प्रदीप शाह जब गद्दी पर बैठते हैं तो इससे पहले हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है, और फिर प्रदीप शाह जब गद्दी पर बैठेंगे तो उस दौरान की क्या सिचुएशन चल रही है। क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको पता है, फिर उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी जो है जो कहानी है उस कहानी में खो जाते हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में नहीं बोल पाता हूं कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसलिए अभी बोल देता हूं कि भाई जितने आप जुड़ चुके हैं तो आप सभी लोग जो है सर फतेहपति शाह ने ऐसा क्या कर दिया जो मैंने नहीं लाया। फतेहपति शाह से भाई मेरी बड़ी दुश्मनी है, इसलिए मैं फतेहपति शाह को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप निश्चिंत रहे, फतेहपति शाह भी पढ़ा दूंगा, आप घबराए मई, कल ही ले आऊंगा फतेहपति शाह के बीच। तो फतेहपति शाह वैसे तो मैं अभी बढ़ा दूंगा आपको साथ साथ में समझाते हुए, तो आपको टेंशन लेने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। खैर फिलहाल वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी करें, और उसके बाद फिर मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं। हाँ डीएलएड का भी इसी में, डीएलएड का हमारा जल्दी जो है आप लोगों के बीच नया बैच शुरू होने वाला है। तो जो डीएलएड वाले हैं, जो डीएलएड की तैयारी करने वाले हैं, तो आप घबराए नहीं, डीएलएड के लिए स्पेशली अलग से आपके लिए क्लासेस चलेगी, तो आप निश्चिंत रहे। तो चलिए भाई फतेहपति शाह प्रदीप शाह के जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए हम लोगों ने इससे पहले राजा पृथ्वीपति शाह को पढ़ा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर राजा पृथ्वीपति शाह, और आपको सबको मालूम है कि पृथ्वीपति शाह का इतिहास कैसा रहा, मुझे बोलने की अब जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने देखा कि पृथ्वीपति शाह का जो एंड था वो बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि असल में इसके बाद गद्दी पर किसको बैठना था, यानी कि इनके पुत्र को बैठना था, मेदिनी शाह को, अगर आपको स्टोरी याद आ रही होगी। लेकिन मेदिनी शाह जो है गद्दी पर नहीं बैठ पाए, और उसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया था कि प्रदीप शाह ने जो है इनको क्या कर दिया था, अपने ही बेटे को देश निकाला दे दिया था, ऐसा हमारे इतिहासकार लिखते हैं। कुछ इतिहासकार अलग भी लिखते हैं, लेकिन फिलहाल इस आधार पर अगर हम देखें तो देश निकाला यहां पर जो है दिया गया, और वो कारण आप सभी लोग जानते हैं। उसका कारण एक था, और वो था हमारे पास कौन, यानी कि दिल्ली से आया हुआ एक शख्स, और उसी के चक्कर में यहां से जो है इनको देश निकाला दे दिया गया। सुलेमान शिको के चक्कर में सारा खेल हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ कि पृथ्वीपति शाह की जगह मेदिनी शाह तो अब चले गए, तो फिर आनंद फानंद में क्या करना पड़ा था कि मेदिनी शाह के जो पुत्र थे फतेहपति शाह, इनको गद्दी पर बैठाया गया। तो फतेहपति शाह जब गद्दी पर बैठते हैं, हल्का सा यहीं पर आपको बता दूं, आप कह रहे कि फतेहपति शाह से आपकी क्या दुश्मनी है, तो यहीं पर आपको एक जर्नी में पूरा की पूरा फतेहपति शाह को भी समझा देते हैं। देखिए चलिए जी, देखिए हम लोगों ने देखा कि जिस समय पृथ्वीपति शाह ने राजगद्दी को छोड़ा, उस समय फतेहपति शाह, क्योंकि पृथ्वीपति शाह का पोता था, और मैंने आपको बताया भी था कि फतेहपति शाह बहुत ही अल्पवयस्क थे। कुछ इतिहासकार इनको मात्र 9 वर्ष का लिखते हैं, कुछ इतिहासकार इनको 11 वर्ष का लिखते हैं। खैर जो भी रहा, यहां पर मेदिनी शाह की जो पत्नी थी यानी कि राजमाता कटौची जी, तो इस समय क्या करती है कि राजमाता कटौची को भी फिर वही रूप अपनाना पड़ता है जो पृथ्वीपति शाह के समय इनकी राजमाता कर्णावती के द्वारा अपनाया गया था। हम लोगों ने देखा कि जिस समय
महीपति शाह की अचानक से मृत्यु हो गई थी, तो फिर पृथ्वीपति शाह भी बहुत ही अल्पवयस्क थे, सबसे कम जो है उम्र में, यानी कि 7 वर्ष का इतिहास काल लिखते, गद्दी पर बैठे थे। तो राजमाता कर्णावती इनकी संरक्षिका बनी, यानी कि इतिहास में पहली बार जो संरक्षिका बनने वाली थी वो पवार राजवंश में कर्णावती थी। लेकिन उसके बाद भी फिर से सिचुएशन क्या आई कि मेदिनी शाह नहीं है, मेदिनी शाह की पत्नी कटोची है और फतेहपति शाह बहुत ही अल्पवयस्क है। तो ऐसे में जब फतेहपति शाह भी गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी भी संरक्षिका कौन बन जाती है, यानी कि राजमाता कटोची बनती है। ये जब संरक्षिका बनती है तो आपको एक चीज बता दूं यहां पर कि कटोची जो है उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी राजमाता कर्णावती थी। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस समय पृथ्वीपति शाह अल्पवयस्क थे और राजमाता कर्णावती ने गद्दी को संभाला था, उस दौरान कहीं ना कहीं जो गढ़वाल में पवार रियासत का प्रशासन था, या जो प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, या जो वहां का मंत्रीगण रहा होगा, यहां तक कि वहां की जो प्रजा थी वो सब की सब अपनी रियासत के लिए क्या थी, एक तरह से उनके अंदर जो है जैसे बोलते नहीं राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि अपने राज्य के लिए एक असीम प्रेम था। इसीलिए उस समय कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं था। तो रानी कर्णावती को पूरा समर्थन मिला इनके मंत्रिमंडल का, इनके जो है अधिकारियों का और साथ ही साथ जनता का। तो रानी कर्णावती आसानी से पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बन गई। लेकिन जिस समय सिचुएशन आई पृथ्वीपति शाह के एंड की, उस दौरान जो है हमने देखा था लास्ट समय में कि माहौल बहुत ही गर्मागर्म चल रहा था। यहां पर जो है जो इनके मंत्रीगण था वो बहुत ही सख्त नाराज था राजा से, पृथ्वीपति शाह थे। इसके अलावा जो यहां पर इनके प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी यहां पर राजा पृथ्वीपति शाह से बहुत सख्त नाराज देखने को मिल रहे थे। और साथ ही साथ प्रजा भी बहुत ही नाराज दिखाई दे रही थी पृथ्वीपति शाह से। कारण आप जानते हैं अच्छी तरह से कि भाई जो यहां पर हमारे पृथ्वीपति शाह थे, इनके आखिरी समय में कुछ ऐसे काम थे कि अपने दुश्मनों को जो है संरक्षण दिया, और बल्कि स्वयं के लोगों को संरक्षण के चक्कर में उसकी जान हिफाजत में रखने के लिए अपने लोगों को ही जो है मौत के घाट उतार दिया था। तो माहौल चल रहा था गर्मा गर्म। अब जब यहां पर क्या हुआ कि फतेहपति शाह को जब गद्दी पर बैठाया गया तो राजमाता कटोची बन गई संरक्षिका। लेकिन संरक्षिका बनते समय यहां पर चारों दिशाओं से फतेहपति शाह जो है बहुत ही कैसे था, एक तरह से षड्यंत्रों में घिरा हुआ था। तो मजबूरन होकर यहां पर क्या होता है कि राजमाता जो कटोची है ये क्या करती है, ये अपने भाइयों को लेकर आती है अपनी सहायता के लिए, राजपाट के लिए यहां पर कि भाई मेरे जो भाई हैं वो मेरे साथ हेल्प करेंगे, और जब मेरा बेटा फतेहपति शाह बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, ये अपना राज तिलक करेगा और मेरे जो भाई है वो यहां से चले जाएंगे। यानी कि पहली बार यहां पर जो राजमाता कटोची है वो अपने भाइयों को सहायता के लिए लेकर आती है, जिनके इतिहास को, उत्तराखंड के इतिहास में इनके शासन को पंचभाई कटेचों का शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 भाई थे और जब यहां पर आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आप कह रहे कि फतेहपति शनाई, फतेहपति शाह को ही पढ़ा देता हूं एक स्टोरी के साथ साथ, आप फिर कहेंगे। तो जब यहां पर राजमाता कर्णावती ने क्या किया, सॉरी राजमाता कटोची ने, अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्टोरी यहीं से सुना देता हूं ताकि आगे मामले में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस समय क्या हुआ कि फतेहपति शाह जब गद्दी पर बैठे तो राजमाता कटोची ने जो है अपनी सहायता के लिए और अपने संरक्षण पद के लिए अपने भाइयों को आमंत्रित कर दिया गढ़वाल में कि भाई आप लोग आइए। और यहां पर जो है अपना जो इनका भांजा था फतेहपति शाह वो तो बहुत ही अल्पवयस्क था, और यहां पर पंचभाई कटेचों को सहायता के लिए बुला लिया गया। राजमाता कटोची ने अपने भाइयों को बुला तो लिया है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया कि ये जो पंचभाई थे इन्होंने पूरा की पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और इनका प्रशासन यहां पर तानाशाही से भरपूर होने लग गया। तानाशाही का मतलब है कि इन लोगों ने जो है, पांचों भाइयों ने अपने हिसाब से शासन को चलाया और यहां पर जनता पर अत्यधिक जो है कर लगाने शुरू कर दिए। इतने सारे कर लगाने शुरू कर दिए, एक से कर। जैसे उदाहरण के लिए कुछ कर मैं आपको बता देता हूं, जैसे स्यूंद सूपा कर हो गया, ये जो स्यूंद सूपा कर इन्होंने यहां पर लगाया। इसके अलावा जो चुलकर है, ये चुलकर जो है इन्होंने यहां पर लगाना शुरू कर दिया। मतलब इन पांचों ने क्या कर दिया, यहां की प्रजा के ऊपर शोषण करना शुरू कर दिया। भाई चुलकर मतलब प्रत्येक घर के चूल्हे पर टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा स्यून सूपा, भाई जितनी घर में महिलाएं हैं उन महिलाओं पर, प्रत्येक महिलाओं पर जो है एक एक जो सूपा आप जानते हैं जिससे अनाज को जो है बनाया जाता है, रखा जाता था, उतने सूपे जो है प्रत्येक घर से अनाज के रूप में भी लिए जाते थे। कहने का मतलब है कि इन्होंने तांडव मचा के रख दिया था। इस दौरान धीरे धीरे इनका लालच इतना बढ़ गया इन पंचभाई कटेचों का
कि इन्होंने ये प्लान बना दिया कि अब हम क्या करेंगे कि जो इनका भांजा है फतेहपति शाह, ये तो बहुत छोटा है, और जो इनकी बहन है यानी कि राजमाता कटौची जी, इन्होंने सीधा प्लान बना दिया कि अब हम क्या करेंगे, इसकी अपने भांजे की हत्या भी करेंगे और जो इनकी सिस्टर बहन है इसकी भी हत्या करेंगे और खुद क्या करेंगे, इस गढ़वाल रियासत के राजा बनेंगे या फिर गढ़वाल रियासत में अपना शासन स्थापित करेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई लालच कितनी बड़ी चीज है। मतलब अपने भांजे को मौत के घाट उतारना चाह रहे हैं और यहां तक कि अपनी बहन को भी मौत के घाट उतारना चाह रहे हैं और खुद गढ़वाल की राजगद्दी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन इस दौरान खुशकिस्मती ये रही कि यहां पर एक फिर से हीरो बनकर सामने आया। भाई हम लोग लगातार देख रहे हैं गढ़वाल में जो है कोई ना कोई ऐसा आ रहा, चाहे गढ़वाल का रखवाला लोधीरी खुला हो या फिर माधो सिंह भंडारी जैसे महान वीर भड़ हो। इसी तरह से इस दौरान भी एक बहुत ही चालाक व्यक्ति इस दौरान इस राज दरबार में था और वो था पुरिया नैथानी। पुरिया नैथानी ने इन सब की जो है करतूतें देख ली थी। ये जो पुरिया नैथानी है इसने पूरा की पूरा सिस्टम देखा कि ये जो पंचभाई कठेच है ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर राजगद्दी को हड़पना चाहते हैं और राजा फतेहपति शाह की हत्या करना चाहते हैं और अपनी बहन को भी मारकर यहाँ की गद्दी को हड़पना चाहते हैं। तो अपनी सूझबूझ से जो हमारे पास ये पुरिया नैथानी था, इसीलिए इसको जो है यहाँ का गढ़वाल का फडणवीस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पुरिया नैथानी ने क्या किया, अपनी सूझबूझ से जो है इन पांचों की धीरे धीरे करके क्या कर दी, हत्या कर दी और इस तरह से गढ़वाल को जो है इस खतरे से बचाया था पुरिया नैथानी ने। बस उसके बाद क्या हुआ, फतेहपति शाह गद्दी पर बैठ गया और फतेहपति शाह का शासनकाल इतना शानदार चला कि गढ़वाल में फतेहपति शाह के शासनकाल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी गई। ये फतेहपति शाह वही राजा है जिसके दरबार में आपको नवरत्न भी देखने को मिलेंगे, यानी कि 9 नवरत्न भी इसके दरबार में थे। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय दिया था राजा फतेहपति शाह ने। फतेहपति शाह पर कभी स्पेशली वीडियो लाई जाएगी और विस्तार से फतेहपति शाह को आपको समझा जाएगा। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं एक स्टोरी आपको बता दी कि फतेहपति शाह भी जब गद्दी पर बैठा इसको भी बहुत बड़ी चुनौतियों को झेलना पड़ा। लेकिन फतेहपति शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद फिर आगे कैसे प्रदीप शाह गद्दी पर बैठता है, क्या प्रदीप शाह फतेहपति शाह का पुत्र था या प्रदीप शाह भी इसी परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा जैसे फतेहपति शाह बैठा था। भाई फतेहपति शाह को भी आनन फानन में बैठाना पड़ा था, बहुत छोटा था। तो इसी तरह से हम लोग अब यानी कि आज का जो राजा है प्रदीप शाह, वैसे मुझे आज फतेहपति शाह को पढ़ाना चाहिए था लेकिन मुझे लगा कि मैं आज आपको सीधा प्रदीप शाह पढ़ा देता हूं जी। गढ़वाल के चाणक्य के नाम से और फडणवीस के नाम से जो है पुरिया नैथानी को बिल्कुल पहाड़ी के लोक चैनल के नाम से जो हमें बता रहे हैं बिल्कुल जाना जाता है। इन पर विस्तार से, पुरिया नैथानी पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और फतेहपति शाह पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। खैर आज हमारा केंद्र बिंदु है राजा प्रदीप शाह और केवल इस वीडियो के माध्यम से राजा प्रदीप शाह पर ही हमारी चर्चा होने वाली है। हाँ, मेरी YouTube पर डेली आती हैं, जितने भी हमारे साथ इस समय नए जुड़े हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है हमेशा रोजाना मेरी जो क्लास आती है वो 8 से 9 आती है। आप 8 से 9 हमेशा जुड़ा रहिएगा और फिर 9 बजे से भी हमारी डेली YouTube पर क्लास होती है। जस्ट इसके बाद 9 बजे आपके बीच, हमारे बीच जो है इसके बाद राणा सर जी आएंगे। चलिए, अच्छा गोविंद उल्लेख कर दो। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के साथ भी भाई फतेहपति शाह का भंगाड़ी का युद्ध हुआ था और वो भी बड़ा भयानक युद्ध था, एग्जाम में भी पूछा गया। भंगाड़ी की लड़ाई लड़ी गई थी तो गुरु गोविंद सिंह वर्सेस फतेहपति शाह के बीच लड़ी गई थी, उस पर बाद में चर्चा करेंगे जब फतेहपति शाह को लाएंगे। आज फिलहाल हमारा जो केंद्र बिंदु है वो हमारा राजा प्रदीप शाह है। तो राजा प्रदीप शाह भाई वैसे बचे रहेगा, वरना मैं पूरा आज फतेहपति शाह को ही वैसे बढ़ा दूंगा। तो चलिए आज राजा प्रदीप शाह पर अब जो है चर्चा शुरू की जाए। ये मैंने एक आपको स्टोरी बता दी कि कैसी परिस्थितियों में ये भी गद्दी पर बैठा था। चलिए जी, अगर हम लोग राजा प्रदीप शाह के जीवन परिचय पर बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि जो हमारे फतेहपति शाह थे, फतेहपति शाह ने अपना जीवन बहुत अच्छा शासनकाल किया। भाई स्वर्णिम युग की संज्ञा जो है इसके शासनकाल को दी गई। गढ़वाल में जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है फतेहपति के शासनकाल को। अब फतेहपति शाह के बाद क्या हुआ कि इतिहासकार लिखते हैं कि इनके 4 पुत्र थे और इन 4 पुत्रों में से हमारे पास 2 पुत्रों का तो गद्दी पर बैठने का भी जिक्र मिलता है।
जिनमें से एक हमारे पास थे बड़े बेटे इनके कौन, यानी उपेंद्र शाह, और दूसरे इनके बेटे थे दिलीप शाह। ध्यान से देखो, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि फतेहपति शाह के बाद गद्दी पर प्रदीप शाह बैठता है तो शायद प्रदीप शाह फतेहपति शाह का बेटा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि फतेहपति शाह से पहले पृथ्वीपति शाह गद्दी पर था तो संभवतः पृथ्वीपति शाह का बेटा जो है कौन होगा, फतेहपति शाह होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पृथ्वीपति शाह का बेटा मेदिनी शाह था, लेकिन मेदिनी शाह की स्टोरी में बता रहा कि फिर पोता था फतेहपति शाह, तब गद्दी पर बैठाना पड़ा। ऐसी सिचुएशन यहां पर भी है जब प्रदीप शाह गद्दी पर बैठता है। आओ चले देखें, जब फतेहपति शाह के बाद स्थिति ऐसी हुई कि इसके 4 बेटाओं में इसके बाद गद्दी पर जो बैठा वो उपेंद्र शाह बैठा, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि 8 और 9 माह के बाद जो है उपेंद्र शाह का क्या हो गया, देहांत हो गया। अर्थात तो उपेंद्र शाह का जब देहांत हुआ तो उसके बाद फिर तुरंत इसका जो दूसरा भाई था, भाई इनको गद्दी पर बैठा दो, फिर गद्दी पर बैठाया गया दिलीप शाह को। लेकिन दिलीप शाह का भी कुछ समय पश्चात देहांत हो जाता है। भाई जब आप फतेहपति शाह को पढ़ेंगे तो फतेहपति शाह का जो शासनकाल है हमने 1664 तक पढ़ा था पृथ्वीपति शाह को। 1664 से सन 1716 तक का जो शासनकाल है वो यहां से आगे राजा फतेहपति शाह का ही आता है। और फतेहपति शाह के बाद सन 1716 में जब हम रुकते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं प्रदीप शाह का। आपने टाइम देखा होगा, हमने सन 1717 से शुरू किया था और सन 1773 लेकर जा रहे। ये जो 1 साल का जो यहां पर गैप आपको दिख रहा है, ये एक वर्ष का गैप आपको इसी वजह से दिखता है क्योंकि फतेहपति शाह के बाद उपेंद्र शाह और दिलीप शाह भी गद्दी पर बैठे थे, लेकिन दोनों की जो है अचानक से किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। और इनकी फिर मृत्यु होने के बाद यहां पर फिर मजबूरन होकर क्या होता है कि जो दिलीप शाह की पत्नी थी यानी कि जिया कनक देई, फिर इन दो को मजबूरन होकर क्या करना पड़ता है, अपने ही बहुत ही छोटे पुत्र यानी कि प्रदीप शाह को गद्दी पर बैठाना पड़ता है। अब इतिहासकार यहां पर भी लिखते हैं कि जो प्रदीप शाह है जब इनको भी गद्दी पर बैठाया जाता है तो कुछ इतिहासकार 8 लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 9 लिखते हैं, कुछ इतिहासकार 11 भी लिखते हैं। तो जो भी है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रदीप शाह भी जिस समय गद्दी पर बैठा होगा ये भी बहुत ही कम उम्र का था, क्योंकि भाई इसको भी एकदम से आनंद फानंद में बैठाना पड़ा। भाई गद्दी पर इसके पापा इसके चाचा जी को बैठना था, इनकी अचानक से जो है मृत्यु हो जाती है तो मजबूरन होकर प्रदीप शाह को गद्दी पर बैठाया गया। तो ऐसे प्रदीप शाह भी गद्दी पर बैठा हुआ है। तो अब देखने वाली योग्य बात यह है कि प्रदीप शाह जब गद्दी पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो माता है जिया कनक देई, ये इसकी क्या बन जाएगी, संरक्षिका बन जाएगी। लेकिन यहां पर जिया कनक देई क्या करती है, जब संरक्षिका बनती है तो संरक्षिका बनने के साथ साथ अपने जो संरक्षिका का पद था वो प्रदीप शाह के चाचा के हाथों में प्रारंभ में सौंपती है कि भाई पहले इसके चाचा को राजपाट दे देती है। लेकिन इसके चाचा जो है वो राजपाट को, क्योंकि 2 अन्य पुत्र भी थे, वो बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाते हैं, तो अंत में मजबूरन होकर जिया कनक देई पूरा की पूरा सिस्टम अपने हाथों में लेती है जब तक प्रदीप शाह बड़े नहीं हो पाते। तो ये प्रारंभ में राजा प्रदीप शाह के समय की जो है आपको स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये तो मैंने आपको बताया एक परिचय, प्रारंभिक परिचय। इतना आपको याद रखना कि प्रदीप शाह भी कौन था और कैसे किन परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा था। इसके बाद हमारे पास अगर बात आती है तो वो आती है प्रारंभिक स्थिति की। देखिए अब ध्यान से देखेंगे कि जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसके समय प्रारंभिक जो सिचुएशन है वो कैसी देखने को मिल रही है। अब ध्यान से, भाई हमको प्रॉपर पता है कि कहां पर कैसी सिचुएशन है तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। यहां पर हमारे पास गद्दी पर बैठे हुए हैं राजा प्रदीप शाह। ध्यान से देखिएगा, स्टोरी को समझिएगा। राजा प्रदीप शाह जिस समय गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय अगर हम लोग बात करें सबसे पहले यानी कि कुमाऊं में, तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन है, चंद रियासत है। और आप लोगों को भली भांति परिचित है कि जस्ट इससे पहले गद्दी पर जो बैठे थे फतेहपति शाह, ठीक है, इनके जो दादा थे फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह को मैंने तो पढ़ा ही नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि फतेहपति शाह जब गद्दी पर बैठा तो चंदों के साथ संबंध फतेहपति शाह के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा अगर चंदों के आक्रमण किसी राजा के समय हुए तो इतिहासकार लिखते हैं वो फतेहपति शाह के समय हुए। तो सर्वाधिक जो चंद आक्रमण थे, सबसे ज्यादा चंदों के आक्रमण अगर किसी ने झेले तो सर्वाधिक चंद आक्रमण भी फतेह शाह ने झेले। तो सर्वाधिक चंद आक्रमण को किसने झेला, फतेहपति शाह ने। कहने का मतलब है कि फतेहपति शाह के समय संबंध बहुत खराब है। तो जाहिर सी बात है जब प्रदीप शाह गद्दी पर बैठेगा तो कहीं ना कहीं इसके संबंध भी इनके साथ एक तरह से कैसे होंगे, खराब होंगे। दूसरी बात, दूसरा पत्ता हमारा खुलता है दापा का। अगर हम लोग देखें, निरंतर मैं आपको पढ़ा रहा हूं दापा 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 का हर बार कुछ ना कुछ इतिहास मिल रहा है। अगर हम लोग दापा की बात करें तो हल्का सा देखो फतेहपति शाह के समय भी जान लेते हैं कि इसके समय दापा की सिचुएशन कैसी रही।
भाई फतेहपति शाह से पहले कौन था? पृथ्वीपति शाह। और मैंने आपको बताया कि पृथ्वीपति शाह का तो खुद का सेनापति यानी कि बहादुर सिंह भंडारी दापा में लड़ते हुए मारा गया है। तो बिल्कुल बहुत ही बेकार घटिया संबंध चल रहे। अब जब गद्दी पर फतेहपति शाह बैठेगा तो फतेहपति शाह को तो बहुत क्रोध होगा भाई कि एक तो बहादुर सिंह जैसा भंडारी सेनापति मारा गया है, उनको मार दिया है किसने? दापा लोगों ने। तो ऐसे में फतेहपति शाह बहुत ही क्रोध में आया और फतेहपति शाह ने इतना भयानक आक्रमण यहां पर किया था कि इतिहासकार लिखते हैं कि आज भी जो दापा बाउंड्री है वहां पर जो है फतेहपति शाह के जो कवच है और जो बंदूक भी है, बंदूक का भी जिक्र करते हैं कि आज भी वहां पर फतेहपति शाह का वो देखने को मिलता है। मतलब फतेहपति शाह ने भी एक जबरदस्त आक्रमण किया था दापा पर और दापा वालों को चूर चूर करके लाया। यहां तक इतिहासकार लिखते हैं कि फतेहपति शाह जब दापा से वापिस आया तो वहां पर जो है दापा में फतेहपति शाह की पूजा होती थी। भाई भयानक मूड में गया होगा, तबाही मचा दी होगी पूरी की पूरी वहां पर। तो कहने का मतलब है कि फतेहपति शाह के संबंधी भी एकदम कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल बेकार चल रहे हैं। फिर यहां पर क्या होता है कि जब प्रदीप शाह आएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रदीप शाह गद्दी पर बैठेगा तो दापा के साथ एक हिसाब से अगर हम पिछला इतिहास आंकड़ा देखें तो संबंध खराब होने चाहिए। मतलब एक कहीं ना कहीं खतरा है, चंदों से भी खतरा है, दापा से भी खतरा है। अगला जो हमारे पास पेन चाहता है वो पेन चाहता है यहां पर सिरमौर। भाई मैं निरंतर आपको पढ़ा रहा हूं, सिरमौर का पत्ता भी खुल चुका है। सिरमौर रियासत या सिरमौर राज्य की बात करें तो सिरमौर राज्य के समय जब फतेह शाह गद्दी पर बैठा हुआ था तो फतेहपति शाह का यहां पर भी आक्रमण हो चुका था। और मैंने अभी जैसे भाई ने एक जिक्र किया था कि भाई फतेहपति शाह ने जो है युद्ध लड़ा था किसके साथ? यानी कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ भी लड़ा था। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। भंगाड़ी एक जगह पड़ती है तो भंगाड़ी का युद्ध इन्होंने लड़ा था और वो इसलिए लड़ा था क्योंकि सिरमौर राजा और गुरु गोविंद सिंह के संबंध ठीक थे और इस वजह से जो है फतेहपति शाह ने जब इधर आक्रमण किया था तो उस युद्ध को गुरु गोविंद सिंह से भी लड़ा था। तो कहीं ना कहीं सिरमौर राजा के साथ इसके भी संबंध बिल्कुल खराब चल रहे थे और पृथ्वीपति शाह ने तो बिल्कुल सिरमौर में 1640 में तबाही मचा दी थी और हटकोली की संधि हुई थी। यानी यहां तक का मामला भी वैसा चल रहा है। अगली बात आती है मुगलों के साथ। अगर हम इस समय मुगल की बात करें कि मुगलों के साथ इसके संबंध कैसे रहे होंगे तो एक चीज तो आपको यह याद रखने योग्य है कि भाई जब शाहजहां था, देखो शाहजहां की बात करें तो शाहजहां भी जो है लगभग 1628 में जा चुके हैं। शाहजहां की अगर 1658 में जा चुके हैं। इसके बाद हमारे पास शाहजहां के बाद यहां पर औरंगजेब आया और औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगजेब भी जो है लगभग 1707 में जो है चल बसे हैं। तो कहीं ना कहीं अंतिम जो मुगल बादशाह था जो बड़ा पावरफुल था वो औरंगजेब था। औरंगजेब तक हमने देखा था कि कैसे पृथ्वीपति शाह से भाई संबंध थे, लड़ाई लड़ी भी थी, खराब संबंध थे बहुत। लेकिन इसके बाद यहाँ पर मुगल जो है धाराशाही हो गए, मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर पड़ गया है। इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं कि अब प्रदीप शाह का इतना ज्यादा खौफ या इतना ज्यादा डर जो है मुगलों का प्रदीप शाह के ऊपर या फिर गढ़वाल रियासत के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। यह है प्रारंभिक स्थिति और आसपास की सिचुएशन राजा प्रदीप शाह के समय की। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये स्टोरी भी समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप हर पिछले राजा को समझ रहे हैं तो अगले राजा का इतिहास आप खुद बता दोगे। मैं यहां तक कहता हूं कि प्रदीप शाह के बाद जब ललित शाह भी बैठेगा तो भी आप आगे की जर्नी खुद बता सकते हो कि अच्छा यहां संबंध है तो यहां आप क्या हो सकते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब आप प्रत्येक राजा को क्रमगत रूप से पढ़ते हैं और पिछले प्रत्येक राजा की जो स्टोरी है वो आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। क्या कह रहे भाई कि सर पवार वंश सोने की थाली में खाना खाते थे फिर उसे दोबारा यूज नहीं करते थे, क्या सही बात है? देखो भाई राणा जी, अब ऐसा मैं तो था नहीं उस समय वहां पर, ना मैं किसी पद पर था उस दौरान, और शायद ऐसा संभव भी नहीं हो सकता है कि भाई एक सोने की थाली पर खाना खाया तो दोबारा से पवार राजवंश। हाँ, अगर आपने ऐसी स्टोरी सुनी है तो राजा हो सकता है भाई, राजा के पास इतना सोना हो तो राजा हो सकता है कि भाई, लेकिन राजा भी इतनी थालियां। अब आप खुद एक हिसाब लगाइए कि राजा एक दिन में अगर 3 बार भी, भाई राजा का भोजन भी बड़ा हुआ ऐसा तरीके से होता था, तो अगर राजा एक दिन में जो 3 बार खाना खाता है तो 3 थाली तो उसके लिए एक दिन में लानी पड़ेगी। और जब तक
तक वो जिंदा रहा होगा। अगर भाई देखो आप लोग पंवार राजवंशी कह रहे पूरा की पूरा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर हम मानशाह पर भी कहेंगे, क्योंकि भाई मानशाह के समय विल्सन ने भी ऐसे जिक्र किया है कि भाई जो गढ़वाल का राजा वो सोने के बर्तनों में खाना खाता है, तो ये हो सकता है कि वो सोने स्वर्ण बर्तनों में खाना खाते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वो जिस थाली में खाना खाते सोने के एक बार फिर उसको दोबारा यूज नहीं करते थे, ऐसा असंभव है जहां तक मुझे लगता है। अब आपने कहां से ऐसी जो है इतनी शानदार कहानी सुनी है ये मुझे मालूम नहीं है। खैर चलिए, फिलहाल आप उम्मीद करता हूं कि जो मुझसे निरंतर जुड़े हैं वो यहां तक का समझ गए हैं। चलिए जी, टाइम पीरियड इनके अलग अलग है। देखिए अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे अलग है, लेकिन जो मैं आपको टाइम पीरियड पढ़ा रहा हूं एक सीक्वेंस बैठता है, और ज्यादातर जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो इस टाइम पीरियड को लेकर ही बनते हैं। इसीलिए मैं इसी टाइम पीरियड को आपको पढ़ाता हूं, वरना आपको बहुत सारे टाइम पीरियड बहुत आगे पीछे देखने को मिलेंगे। तो ये फिलहाल जो प्रदीप शाह थे इसके समय की मैंने स्थिति आपको बता दी। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रदीप शाह के समय जो है आपको दो खास बात याद रखनी जो एग्जाम में आते हैं। भाई एक इसका दीवान याद रखना है, दूसरा इसके सभा कवि। दीवान इसके जो था वो चंद्रमणि डंगवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो प्रदीप शाह जब गद्दी पर बैठा तो इसका जो दीवान था वो आप टिक करेंगे चंद्रमणि डंगवाल। और अगर हम सभा कवि की बात करें तो सभा कवि इसका मेधाकर शर्मा थे, और मेधाकर शर्मा के द्वारा जो है रामायण प्रदीप की रचना की गई थी। तो ये भी एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट आया कि भाई रामायण जो प्रदीप है, तो रामायण प्रदीप ये ग्रंथ है, तो रामायण प्रदीप की रचना किसके द्वारा की गई, तो रामायण प्रदीप ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, यानी मेधाकर शर्मा के द्वारा की गई। और रामायण प्रदीप इसमें राजा प्रदीप शाह के बारे में जो है जानकारी मिलती है, तो प्रदीप शाह के ऊपर लिखा गया है, और मेधाकर शर्मा जो इसका सभा कवि था। ये दो फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वीडियो रुक के गई है, वीडियो नहीं रुकी है भाई, वीडियो एकदम चल रही है। हो सकता है आपका नेट जो है गायब हो गया होगा, क्योंकि भाई दिन भर आप लोग नेट चलाते हैं। चलिए, तो यहां तक हम लोग मामला समझ गए, ये वन लाइनर है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इनकी स्टोरी में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राजा जो हमारे प्रदीप शाह है उसके समय कुछ भारतीय इतिहास में घटनाएं भी घटित हुई, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर हम राजा प्रदीप शाह की बात करें तो इस दौरान जो है इनका जो टाइम पीरियड है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो राजा प्रदीप शाह सन 1717 से गद्दी पर बैठा, और सन 1773 तक का इनका जो शासनकाल है वो माना जाता है। और फिर इस टाइम पीरियड में हमारे भारत में तीन बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो ये संभव तो आपसे कभी भी, क्योंकि जिस तरह का आजकल पैटर्न बना हुआ है, तो कभी भी आपसे इस तरह की जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इस समय हमारे देश में कुछ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई, जिनमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी का जो युद्ध था उस दौरान पंवार रियासत की गद्दी पर कौन था। प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया, और प्लासी का युद्ध आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। प्लासी के युद्ध के बाद दूसरा जो युद्ध था वो तराइन का युद्ध है। तराइन का युद्ध लड़ा गया, तराइन का युद्ध, और ये युद्ध हमारा जो है सन 1761 में लड़ा गया। तो 1761 का तराइन का युद्ध। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध। ये वो युद्ध है जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत में एक तरह से अंग्रेजों की नींव रखनी शुरू कर दी थी, और सन 1764 का ये भी युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो राजा प्रदीप शाह उस दौरान पंवार रियासत की गद्दी पर बैठे थे जब भारत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, और वो प्लासी का युद्ध था, तराइन की लड़ाई थी, और इसके साथ तराइन कह रहा हूं सॉरी पानीपत की लड़ाई थी, तराइन लिख दिया यहां पर, तो ये पानीपत की लड़ाई होगी, पानीपत का युद्ध, समझ गए आप। तो पानीपत का युद्ध है ना, तराइन तो भाई हमारा 1191-92 का है। तो यहां तक का मामला, हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे भाई, आप घबराए नहीं, आपको पूरा इतिहास, बल्कि कल से तो आपको बहुत ही अलग तरीके से उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाएंगे हम। कल से मैंने डिसाइड कर दिया है, कल से ऐसा इतिहास होगा जिसमें आप जो है चंद और पंवार राजवंश के शासकों को बिल्कुल एकदम अपने घोल करके पी जाओगे, ऐसा मुझे लगेगा अगर आप डेली मुझसे पढ़ोगे। भाई अब मैं क्या करूंगा, एक राजा इधर का है जो उधर फिर चंद राजवंश में उसके समकालीन होगा, फिर उसको लेकर आऊंगा। तो जब ऐसा कॉम्बो बनेगा तो इस तरीके से जो है आप लोगों को जो है, हाँ तराइन का युद्ध नहीं था जी, लिख दिया मैंने भाई, तराइन की जगह मैंने लिख दिया पानीपत की लड़ाई थी। चलिए जी ठीक है।
तो यहां तक का ये एक मैं बेसिक जानकारी इनके बारे में। देखो प्रदीप शाह के बारे में ऐसी कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जिससे आप कुछ अन्य चीजें देखें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देख लेंगे। अगला हमारे पास अब चर्चा का विषय है कि इसके समकालीन जो शासक है वो कौन कौन थे। अगर हम राजा जब जिस समय प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे तो इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है। ऐसे में अगर हम चंद राजवंश के शासन की बात करें तो चंदों के तीन राजा इसके समय गद्दी पर बैठे, वो चाहे देवी चंद हो, वो चाहे अजित चंद हो, या फिर हमारे पास कल्याण चंद चतुर्थ हो। तीनों की तीनों राजाएं जो है राजा प्रदीप शाह के समय गद्दी पर बैठते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिरमौर शासक की तो हमारे पास जो है विजय प्रकाश इस समय गद्दी पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर थोड़ा सा हल्का सा हम लोग इस वाले पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से एक एग्जाम में आपके लिए इस बार भी क्वेश्चन आया था जिसको हम तामाडोंड के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा की जाए कि आखिर में प्रदीप शाह के चंदों के साथ संबंध कैसे हैं और प्रदीप शाह के सिरमौर शासक के साथ संबंध कैसे है। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश इधर भी डाला जाए। अब थोड़ा यहां ध्यान से समझने वाली योग्य बात है। अगर हम बात करें राजा प्रदीप शाह की यानी कि चंदों के साथ संबंध की कि भाई इसके समकालीन कौन कौन राजा थे और किस प्रकार के संबंध हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है कि जिस समय यहां पर प्रदीप शाह गद्दी पर बैठा हुआ तो उस दौरान, क्योंकि इसका तो भाई बहुत लंबा टाइम पीरियड है, ये तो बहुत लंबे समय तक गद्दी पर बैठा है, तो इसके समय आपको यहां पर तीन राजा गद्दी पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से राजा? तो एक तो आपको मिलेगा देवीचंद और दूसरा आपको यहां पर राजा मिलेगा अजित चंद गद्दी पर बैठने को, अजित चंद भी आपको यहां मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको अगला राजा यहां पर जो है कल्याण चंद चतुर्थ भी, कल्याण चंद चतुर्थ, ये जो राजा है ये आपको इसके समय गद्दी पर बैठते हुए दिखाई देंगे। ये तीनों की तीनों राजा इसके समय थे। अब देखो एक जिक्र हमारे पास आता है, हालांकि जब मैं आपको चंद राजवंश का इतिहास पढ़ाऊंगा तब उस दौरान विस्तार से चर्चा करेंगे। एक युद्ध है तामाडोंड का युद्ध, ये वाला तामाडोंड का युद्ध लड़ा गया। असल में ये तामाडोंड का जो युद्ध था, ये युद्ध क्या था और क्यों ये युद्ध लड़ा गया था, तो हल्का सा इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। असल में क्या हुआ कि अगर हम लोग इस समय तामाडोंड के युद्ध के समय की चंद राजवंश की सिचुएशन को देखें तो चंद राजवंश में एक तरह से कहीं ना कहीं जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और चंद राजवंश अब धीरे धीरे, जिस समय प्रदीप शाह गद्दी पर बैठा हो तो इस दौरान आप कह सकते हैं कि चंद राजवंश अब धीरे धीरे कमजोर होता चले गया। चंद राजवंश में अयोग्य राजा गद्दी पर बैठ रहे हैं और सारे के सारे राजा कैसे थे, यानी कि विलासी राजा, बहुत सारे विलासी राजा बैठे। तो कहीं ना कहीं चंद राजवंश अब धीरे धीरे डामाडोल की कगार पर स्थिति थी। ऐसे में यहां से क्या हुआ कि चंद राजवंश में आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान आपको एक आक्रमण इधर देखने को मिलेगा प्रदीप शाह के समय चंदों का, और यह युद्ध प्रदीप शाह और चंद सेना के बीच लड़ा गया तामाडोंड का युद्ध, जिसमें प्रदीप शाह को कुछ किताब इतिहासकार लिखते हैं कि राजा प्रदीप शाह की इस युद्ध में पराजय हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में जो है राजा प्रदीप शाह की विजय हुई। लेकिन जब आपको पढ़ाएंगे चंद राजवंश तो उस दौरान हम लोग आपको विस्तार से समझाएंगे और इसको आपको उस समय पूरे डिटेल से मैं समझाऊंगा कि आखिर में क्या तामाडोंड का युद्ध था, क्योंकि वहां के लिए वहां की स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इस युद्ध को छोड़ देता हूं वहीं के परिप्रेक्ष्य में, कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में। खैर, अगर हम लोग प्रदीप शाह के चंदों के साथ संबंध की बात करें तो प्रॉपर जो है इसका शासनकाल जो है देखने को मिलेगा कल्याण चंद चतुर्थ के समय। असल में हुआ क्या कि ये जो नीचे की बेल्ट आप देख रहे हैं ये वाली, इसको आप ध्यान से देखना भाई। चंद राजवंश की स्थिति तो बहुत डमाडोल है, एकदम राजकोष शून्य पड़ा हुआ है। और ये जो नीचे वाला एरिया दिख रहा तराई का, यहां पर आपको दिखेंगे कटेहर, ये जो है कटेहर या इनको रुहेल बोलते हैं, और ये धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। इनका भी जिक्र कभी पढ़ाऊंगा, पूरा इतिहास आखिर में ये कौन थे, कहां से आए। ये जो रुहेल और कटेहर थे ये यहां पर जो है इस जगह में कभी जो है बहुत पहले छुपने आए थे, अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने इस पूरे के पूरे क्षेत्र में अपने आप को काफी पावरफुल बना दिया। इतना पावरफुल बना दिया है कि यहां पर एक आपको भयानक आक्रमण देखने को मिलेगा सन 1743 और 44 का आक्रमण। सन 1743 और 44 में कटेहरों का पहला जो आक्रमण हुआ था वो इस कुमाऊं की धरती पर हुआ था। इतना विनाशकारी आक्रमण
कि कुमाऊं में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। कुमाऊं में जो है बहुत सारे मंदिरों के साथ साथ एक तरह से गौहत्या आदि की गई, ऐसा इतिहासकार इस युद्ध के दौरान लिखते हैं। लेकिन जो भी रहा, यहां पर जब यह आक्रमण हुआ तो कल्याणचंद ने कुमाऊं की राजपाट को छोड़कर सीधा अपनी जान बचाते हुए कहां आया था, यानी राजा प्रदीप शाह की शरण में आया था और प्रदीप शाह से सहायता मांगी थी। और अंत में क्या हुआ कि प्रदीप शाह और राजा कल्याणचंद दोनों की दोनों सेना मिलकर कटिहार राजा के खिलाफ लड़ी। लेकिन कटिहार राजा इतना पावरफुल था कि कल्याणचंद की सेना और प्रदीप शाह की सेना दोनों को अकेले दम पर कटिहार राजा ने पराजित किया था। अर्थात ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भी ऐसा हुआ कि जब चंद शासक और पंवार शासक एक साथ मिलकर किसी बाहर की शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे। भाई अभी तक तो देखो आपस में लड़ रहे हैं, इधर का राजा इधर लड़ रहा, इधर का राजा इधर लड़ रहा। लेकिन इस दौरान आपको ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि जब दोनों की दोनों राजा साथ होकर किसी बाहर के राजा के खिलाफ लड़ते हैं, तो प्रदीप शाह और एक तरह से कल्याणचंद की जो है मित्रता में इनकी जो दुश्मनी थी वो बदल जाती है। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदीप शाह को होगा, जो अभी हम आपके बीच चर्चा करेंगे। यहां पर मामला क्या होगा कि कटिहार राजा ने जब आक्रमण किया, दोनों को पराजित किया, तो कल्याणचंद क्या हुआ, संधि के लिए बाध्य होगा कटिहार राजा के सामने। और जब संधि के लिए बाध्य हुआ तो इस संधि में जो चंद कल्याणचंद को रुपए यहां पर देने थे, क्योंकि कल्याणचंद मैंने आपको बता दिया इनकी स्थिति तो जीरो है, इनके पास पैसा नहीं है चंदों के पास, तो इसकी तरफ से जो 3,000 रुपए यहां पर देना था वो राजा 3 लाख रुपए वो राजा प्रदीप शाह ने यहां पर कटिहार राजा को दिए। अर्थात कटिहार राजा जो था उसे लगा कि मैंने तो खामा फालतू में इधर आक्रमण कर दिया, आक्रमण तो असली तो मुझे यहां करना था, पैसा तो इधर छुपा हुआ। भाई इनका जो उद्देश्य है वो केवल और केवल धन लूटने का था। तो जस्ट इसके बाद यानी इसी का लाभ उठाते हुए इसने जो अगला आक्रमण किया था वो प्रदीप शाह पर भी किया था और राजा प्रदीप शाह को भी बुरी तरह से पराजित किया और देहरादून को प्रदीप शाह के समय ही छीन लिया था। आपने इतिहास में एक चीज पढ़ी होगी कि जब मैंने आपको कर्णावती पढ़ाया था तो रानी कर्णावती ने देहरादून में एक राजधानी बनाई थी नवादा में। कहां पर बनाई थी? नवादा। और ये जो नवादा है, इस नवादा को जो है कटिहार राजा ने इस दौरान छीन लिया था और प्रदीप शाह ने अपनी राजधानी जो है शिफ्ट करी थी धामोवाला। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके लिए परीक्षा में बन सकता है कि निम्न में से किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी नवादा से धामोवाला शिफ्ट की? तो वो राजा प्रदीप शाह ने। कारण क्या था? क्योंकि कटिहारों का भयानक आक्रमण हुआ, पूरा की पूरा जो देहरादून है ये कटिहार राजा ने देहरादून को छीन लिया था और आगे लंबे समय तक देहरादून कटिहार राजा के हाथों में ही बना रहा। तो यहां तक जो है प्रदीप शाह का इतिहास है। इसके बाद असल में हमारे पास समय कम है क्योंकि जस्ट राणा सर की क्लास भाई शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी भी इतिहास बचा हुआ, तो प्रदीप शाह को पार्ट 2 में लेकर आएंगे, काफी लंबी सारी चर्चा इनमें होनी है। तो फिलहाल मैं आज यहीं पर इस वीडियो को विराम करूंगा क्योंकि जस्ट राणा सर की क्लास भाई 9 बजे का उनका शेड्यूल लगा है, वो आपके बीच आ रहे हैं और इस कहानी को जो है यहीं पर रोक देते हैं और कल यहीं से इस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को दोस्तों हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से इतनी विनती होती है कि अपना प्यार इसी तरह से बनाते रहें और जल्द ही जो डीएलएड वाले हैं आप लोगों के लिए भी हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं, तो डीएलएड का कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पेशली जीडी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो जीडी के लिए भी उत्कृष्ट एकेडमी और K2 क्लासेस के संयुक्त मंच पर धमाकेदार अंदाज में कोर्स आपके लिए भी लॉन्च हो रहा है। थैंक यू। हाँ, ये क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी भाई, एप्लीकेशन में एकदम धमाकेदार अंदाज में चलेगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सारी क्लासें चलेगी। तो भाई आज थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है, असल में मुझे इतिहास पढ़ाने के लिए ना कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, तब मुझे बड़ा मजा आता है। अब समय कम होता है, क्या करे, इसलिए बड़ी रफ्तार में लेकर चलना पड़ता है मामला। वर्ल्ड के बेस्ट टीचर, भाई इतनी बड़ी उपमा मत दीजिए आप, बस आपका प्यार ऐसे मिलता रहे। मुझे तो बस अब ऐसा मन करता है कि जब आप लोगों के बीच जिस दिन हम लोग नहीं आते पूरी की पूरी टीम, हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि बोरिंग सा हो जाता है कि आज आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे। तो आप लोग भी हमें बहुत एनर्जी देते हैं और आप लोगों का प्यार ही हमको जो है काम करने के लिए, हम लोग आपके लिए रात भर मेहनत करते रहते हैं भाई यहाँ पर, हमारी पूरी टीम। हाँ, ऐप पर दोबारा पढ़ाएंगे भाई सीक्वेंस के साथ, आप निश्चिंत रहे, टेंशन मत लो। आप 2 घंटे पढ़ाइए। अच्छा 2 घंटे पढ़ाइए, मार डालोगे क्या मुझे यहीं पे? उत्तराखंड के लिए कोई बुक मत लीजिए अर्चना जी, आप हमारी जो है लेक्चर पढ़िए आराम से, आनंद आएगा आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी। अरविंद जी निरंतर जुड़िए भाई सभी लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मन तो करता नहीं आप लोगों के सामने से जाने का, मन करता कि बढ़ाते रहूं, लेकिन क्या करें। धन्यवाद लक्ष्मी जी। बाय सभी लोगों को।